तो पहले मैं एज अ टॉपर कुछ आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जो मैंने हर एक पेपर में अपने फॉलो करी है, जिसकी बदौलत हमेशा मेरे 95 प्लस मार्क्स ही ऑलमोस्ट हमेशा रहे हैं। एंड इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएसटी का, एंड साथ में आंसर शीट कि कैसे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं एज अ टॉपर उस पेपर के क्वेश्चन के आंसर लिखती। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो में ऑन पॉपुलर डिमांड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू राइट आंसर्स इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इन बिजनेस स्टडीज। सो देखो 22 ऑफ फेब को आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं बिजनेस स्टडीज के, इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई थी बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जो कि आपको ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उस वीडियो पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम आंसर राइटिंग पे वीडियोज लेकर आओ। तो देखो आंसर राइटिंग की वीडियो आ गई है, बिजनेस स्टडीज की अगली वीडियो आएगी इकोनॉमिक्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एज अ टॉपर, देखो मैं बचपन से स्कूल में टॉपर रही हूँ, हमेशा 95, 98, 100% तक आए हैं, जिसकी बदौलत मैं आप सबके ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी से पास आउट हुई हूँ। एसआरसीसी में एडमिशन मुझे मिला था। तो पहले मैं एज अ टॉपर कुछ आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जो मैंने हर एक पेपर में अपने फॉलो करी है, जिसकी बदौलत हमेशा मेरे 95 प्लस मार्क्स ही ऑलमोस्ट हमेशा रहे हैं। एंड इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएसटी का, एंड साथ में आंसर शीट कि कैसे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं एज अ टॉपर उस पेपर के क्वेश्चंस के आंसर लिखती। तो आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, साथ में मिलेगा कि कैसे मैं अगर एक पेपर सॉल्व करने जाती आज की डेट में बीएसटी का तो मैं कैसे करती। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। शुरू करते हैं सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो बात हो रही है कि हमें अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, अच्छे से अपने पेपर को लिखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि यार हमें लिखना ही क्यों है अपने पेपर को अच्छे से, हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, देखो आंसर राइटिंग हमें इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि आंसर राइटिंग की मदद से आप बनाओगे एक अच्छा इंप्रेशन ऑन द टीचर। देखो एक चीज समझो, जब भी टीचर्स बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होंगे, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ बच्चों के पेपर होंगे एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम उनको एक भी बच्चे के बारे में नहीं पता कि ये बच्चा 90 वाला है, 70 वाला है या 60 वाला है या सिर्फ पास होने वाला बच्चा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको टीचर के ऊपर इंप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्या, अगर आपने टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना दिया तो टीचर जल्दी जल्दी में जब पेपर चेक कर रहा होगा तो टीचर क्या करेगा, एक आध नंबर फालतू दे देगा कि चल ठीक है ना यार, इतना बड़ा 6 नंबर का आंसर है, पढ़ेंगे तो है नहीं पूरे टीचर्स, और टीचर के ऊपर इंप्रेशन बना हुआ है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो टीचर क्या करेगा, पूरे आंसर को चेक करेगा और 3 की जगह 4 नंबर दे देगा पूरे ऑन पूरे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर शुरू से टीचर के ऊपर इंप्रेशन बन गया कि ये बच्चा पढ़ने वाला है नहीं, इसका तो पेपर बहुत गंदा है, तो टीचर क्या करेगा, सेम 6 नंबर के आंसर को टिक 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 करेगा, और क्योंकि टीचर ने पूरा तो पढ़ा नहीं और टीचर के ऊपर इंप्रेशन बुरा है तो टीचर उसमें 4 में से 2, 2.5 तक नंबर देगा। क्यों, क्योंकि टीचर को पता है पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, अंदर एक्सप्लेनेशन बुरी ही लिखी होगी, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आपको टीचर के ऊपर शुरू से ही एक इंप्रेशन अपना जमाना पड़ेगा, ताकि टीचर जब जल्दी जल्दी में चेक कर रही है एक आध नंबर हमेशा फालतू ही देकर जाए। इंप्रेशन के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज, आप अपने पेपर को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन मैनर में सॉल्व करोगे। पेपर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो कैसे नहीं होगी उसकी बात मैं अभी अगले पॉइंट में करूंगी। नंबर 2, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि आगे जो मैं पीवाईक्यू जब आपको सॉल्व करवाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि एमसीक्यू को कैसे लिखना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आंसर्स को कैसे लिखना है, एग्जैक्ट वही आप जो है पैटर्न फॉलो करोगे और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस लिखोगे। नंबर 3, आपकी पेपर की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही टीचर के ऊपर इंप्रेशन बन जाएगा पहली 1 से 2 शीट्स में कि बच्चा कैसा है। तो स्टार्टिंग में साफ सुथरा बहुत अच्छा आपको जो है आंसर लिखना है, बहुत अच्छे से अपने पेपर को लिखना है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम मैं नीट एंड क्लीन कैसे लिखूं, पैटर्न की बात हम आगे करेंगे। तो उसके लिए देखो दूसरे पॉइंट में हम चलते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे, सबसे पहला पॉइंट है कि रीड द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप रीड करोगे ट्वाइस, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा लिखने शुरू कर दिया, नहीं वो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार 2, 3, 4 चीजें पूछ लेता है। हमने तो शुरू का क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया, आगे का पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, शांत दिमाग से क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक टॉपर हमेशा एक शांत दिमाग से पेपर करेगा, और जो बच्चा टॉपर नहीं होगा वो हमेशा बहुत जल्दी में होगा, क्वेश्चन पढ़ा लिखता जाऊं शुरू से लिखना शुरू कर देगा, नर्वसनेस होगी, डरा हुआ बच्चा होगा। अगर आपको एक टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, शांत दिमाग से पेपर में बैठो, हो जाएगा यार, आता है पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा साल पढ़ाई करी है हमने, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो,
कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दो कि हाँ क्या है, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर आंसर लिखना शुरू करो। अभी भी 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहली चीज उसके बाद क्या करनी है, आप हो सके तो उसके छोटे से नोट्स जरूर बनाओ। कैसे? जब आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी तो आंसर शीट के जो भी लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज की हेडिंग लिख देना रफ वर्क, और एक पेंसिल लेकर जाना पेपर में, और जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही पीछे रफ वर्क में जाओ और अपने छोटे से नोट्स बना दो। नोट्स का मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा लिखने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आया है लेट्स से फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, तो क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और अपना छोटा सा पीछे जाके नोट्स बना दो कि नोट्स में क्या लिखोगे कि पहले मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब लिखना है, और उसके बाद उसका फीचर का 1 2 3 4 जितने भी फीचर्स आपको याद है उनका सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर लिख दो। मुझे जितने भी फीचर्स याद है मैं उन फीचर्स का सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिखने बैठूंगी, मैं क्वेश्चन लिखते लिखते भूल जाऊंगी, ठीक है? तो जब मेरे पास पीछे नोट्स होंगे तो मैं एक लेटर भी अगर लिख दूंगी ना, फर्स्ट लेटर भी, तो वो मुझे बाद में याद आ जाएगा पॉइंट्स लिखते लिखते कि हाँ ये पॉइंट बचा है, ये भी मुझे लिखना है। समझ रहे हो? तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, शांति से उसको एब्जॉर्ब होने दो अपने अंदर, और पीछे जाके एक एक लेटर लिख दो। मैं नहीं कह रही पूरा पूरा लिखो, एक लेटर लिख दो यार सिर्फ। अगर 4 फीचर पूछे, चारों फीचर्स का फर्स्ट लेटर लिख दो पीछे, और उस लेटर से ही आपको बाद में याद आ जाएगा कि एल लेटर से कोई रहता है, सी लेटर से कुछ रहता है, ठीक है? तो फिर हमें वो लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने पेपर को शांति से करना है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, इतना कर लोगे। एक चीज सोचो, ऐसा करोगे तो हर पेपर, हर एक क्वेश्चन में 1 आधा मिनट ज्यादा लग जाएगा। इसकी उल्टा, अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया, या तो पूरे क्वेश्चन को काट के दोबारा लिखोगे, ठीक है, या फिर पूरा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर इस तरीके से करोगे, नीट एंड क्लीन पेपर रहेगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब 2 मिनट सोच के शुरू किया है ना, जब थोड़े से एक आध नोट्स बना के शुरू किया है ना, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही आंसर लिखोगे। ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सही फ्रेम करके सही पॉइंट्स के साथ आंसर लिखोगे। तो शांति से पेपर करना है, एक आध पीछे एक एक लेटर के नोट्स बना लो लास्ट रफ पेज पे पेंसिल के साथ, और फिर अपना पेपर करना शुरू करो। बहुत नीट एंड क्लीन होगा, बहुत अच्छा पेपर होता है। दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से आज तक मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा हर पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है? तीसरी चीज सॉरी, इसके बाद तीसरी चीज आती है, नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात बता रही हूँ, सीयूईटी नहीं है जो तुम्हारी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 6 नंबर का है, चाहे 1 नंबर का एमसीक्यू क्यों नहीं है। कभी भी गलती से भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, नो मैटर व्हाट। सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी, वहां देखी जाएगी, बोर्ड्स में नहीं है नेगेटिव मार्किंग। चाहे 1 नंबर का एमसीक्यू भी है, नहीं आता, गलत मार्क करके आ जाओ, कोई बात नहीं, तुक्का लगा के आ जाओ, जय माता दी करके, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। और मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैंने 12th क्लास तक स्कूल किया है, 3 साल एसआरसीसी के अंडर ग्रेजुएशन के पेपर दिए, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ा। एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अब बोलोगे मैम आता ही नहीं है तो करेंगे क्या, गाने थोड़ी लिख के आ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, अगर क्वेश्चन नहीं आता, 2 मिनट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, पूरा चैप्टर तो आता होगा ना, ये सोचने की कोशिश करो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, पहले वहां तक पहुंचो। अच्छा, चैप्टर समझ आ गया, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक, कौन से सब टॉपिक का है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करो। अगर मुझे ये समझ आ गया ना कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, कौन से सब टॉपिक का है, तो मैं उससे रिलेटेड उसके आगे पीछे की चीजें लिख के आ जाऊंगी, पर मैं लिख के आऊंगी। अगर मुझे एमसीक्यू बिल्कुल नहीं आता, मैं ट्राई करूंगी एलिमिनेट करने का, कि अगर ABCD 4 ऑप्शन है, A और D तो हो नहीं सकता, B और C में से तुक्का लगा के आ जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं करके आऊंगी। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा आनी ही चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करती, अगर एक पेपर मेरे सामने आपका BST का आ जाता तो चलो, ये है मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर है मेरी आंसर शीट, इसकी देख के मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैं कैसे आंसर करती। अब आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहली चीज तो आप सबको पता है कि पूरे के पूरे 20 आपको जो है MCQs देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर के पूरे नंबर 20 तक आपको जो है एज इट इज MCQs ही देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर आप जो है अपना MCQ से ही शुरू करोगे, ठीक है? अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से पूछो कि मैम क्या हमें सेम ऑर्डर में पेपर करना चाहिए, क्या मैं कभी कुछ लिख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो देखो ऑब्वियसली लिख सकते हो, CBSE का रूल तो कोई ऐसा है नहीं, बट मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि ट्राई करो, अगर कुछ नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो और वो बाद में कर देना, बट पेपर को हमेशा सेम ऑर्डर में जो है अपना अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगेन टीचर पे इंप्रेशन बनाने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, MCQ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। देखो एक पेज पे 10 एमसीक्यू सिर्फ मैं लिखूंगी, एक लाइन छोड़ के मैंने एक एमसीक्यू को लिखा है। देखो ये चीज बहुत अच्छी लगेगी एज कंपेयर टू दिस, कि अगर मैं सेम टू सेम एक बिना एक लाइन छोड़े लिख रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर नहीं बोलेगा कि बिना बात के भैया तुमने शीट भर रखी है, साफ सुथरा चाहिए टीचर को। तो मैं एक लाइन छोड़कर जो है लिखने वाली हूँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर मैं आंसर कैसे करूंगी, मैं इसमें ऑप्शन भी लिखूंगी एंड साथ में ऑप्शन का नेम भी लिखूंगी। मैं सिर्फ ऐसे नहीं करके आऊंगी, इसको टीचर जो है सही कर देगा, लेकिन इस पे टीचर का अच्छा इंप्रेशन आप नहीं ले पाओगे। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने साथ में अपना नाम भी, ऑप्शन का नेम भी साथ के साथ आप लिख कर आ रहे हो, तो देखो वैसे भी आपकी शीट जो है खाली नहीं लगेगी। ठीक है ना, शीट भी भरी भरी लगेगी और टीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की बात करी जाए, ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, शुरू से ही शुरू करो। अगर नहीं आते कोई बात नहीं, 1 2 3 4 लिख के अगले शीट पे बढ़ जाओ, अगले पेज पे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना कैसे है, एक लाइन छोड़ के एक एमसीक्यू लिखो, तो 2 पेज आपके एमसीक्यू के बन जाएंगे। 20 एमसीक्यूज के लिए एक लाइन छोड़ के एक लिखो, ऑप्शन एज वेल एज द नेम, दोनों चीजें आपको लिख करके आनी है। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पेज पे 11 से लेके 20 तक आप लिख कर आओगे। अगर कोई एमसीक्यू अभी नहीं आता, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। लास्ट में अगर आता है तो लिख दो, वरना तुक्का मार के आ जाओ। कोई भी एमसीक्यू मुझे यहाँ पे खाली नहीं चाहिए, एक भी एमसीक्यू आप छोड़ के नहीं आओगे। तुक्का कैसे मारना है कि ABCD 4 ऑप्शन है, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं आता, कि मैंने समझ लिया कि A और C तो पक्का नहीं है, या तो B होगा या तो D होगा। ठीक है, तो मैं B और D में से अपना जो है तुक्का लगा के आ सकती हूँ, लेकिन मैं खाली नहीं छोड़ के आऊंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बोर्ड्स में नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गए एमसीक्यू की बात। अगली बात हम करते हैं, एमसीक्यूज के बाद हमारे पास आते हैं सीधा हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्कर्स हमारे पास आएंगे। केस स्टडी की बात मैं अभी आज के पेपर में नहीं करूंगी, क्योंकि केस स्टडी के लिए अगली वीडियो में लेकर आऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज के बारे में बात करूंगी। अब देखो, ये मेरा क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। ठीक है, अब ये मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट आप लगा लो 10 से 15 लाइंस में इसको लिख कर आऊं। ठीक है, मुझे जो है ऐसा नहीं करना है कि, अब देखो क्वेश्चन ने बोले स्टेट, अब एक बिल्कुल ही एवरेज बच्चा क्या करेगा, अपना क्वेश्चन नंबर 21 लिखेगा। ठीक है, अब पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिखा और खत्म, ऐसा नहीं करना है। अब मैं एज अ टॉपर देखो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करूं। सबसे पहली चीज मैं लिखूंगी आंसर नंबर 21, क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं इसमें साथ में लिखूंगी पार्ट 1 या पार्ट 2। ठीक है, या फिर पार्ट की जगह पे आई विल राइट ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2, ये चीज मैं लिखूंगी। उसके बाद अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहां से मैं शुरू करूंगी और यहां से मैं बताना शुरू करूंगी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। आई विल टेल द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन 3 to 4 लाइंस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देन आई विल राइट देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज स्टेटेड बिलो। ठीक है, या फिर एज फॉलोज, इस तरीके से। एंड देन आई विल राइट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखूंगी मैं, उसका पॉइंट की हेडिंग लिखूंगी। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, पॉइंट की हेडिंग लिखूंगी। पॉइंट की हेडिंग मैंने लिख दी, हेडिंग को अंडरलाइन करूंगी। हेडिंग लिखूंगी, पॉइंट की हेडिंग को अंडरलाइन करूंगी और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। 2 या 3 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लाइंस इज मैक्सिमम फॉर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। और मुझे 3 पॉइंट पूछे तो मैं 3 ही लिखूंगी, मैं 3 से ज्यादा पॉइंट्स लिखने की कोशिश भी नहीं करूंगी। तो हेडिंग को अंडरलाइन, फिर 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन। तीसरा फीचर, हेडिंग एक्सप्लेनेशन खत्म। नीचे हेंस बिजनेस एनवायरनमेंट हैज दिस फीचर्स एज। ठीक है, एक से 2 लाइन में अपने वर्ड्स में कुछ भी कंक्लूजन लिख कर आओ, पर प्लीज अपने वर्ड्स में 1 से 2 लाइन में जरूर कंक्लूजन को लिख कर आओ। बिना कंक्लूजन के अपने पेपर को खत्म मत करके आओ। ठीक है, तो और वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन का नाम जरूर लिखना है, कौन सी ऑप्शन है। अगर कुछ भी पूछा गया है तो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब पूछा है कि नहीं, मैं एज अ टॉपर हमेशा मीनिंग से ही स्टार्ट करूंगी, खत्म बात।
हर बार मैं एक मीनिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी। देखो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, मीनिंग नहीं लिखूंगी, बिकॉज 2 नंबर बहुत कम होते हैं, मुझे मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही 3 नंबर या उससे बड़ा क्वेश्चन आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन ने पूछा है कि नहीं, मैं अपने आप से पहले मीनिंग लिखूंगी, फिर फीचर लिखूंगी, फिर कंक्लूजन लिखूंगी, और फीचर में या पॉइंट्स में हमेशा हेडिंग लिखूंगी, हेडिंग को अंडरलाइन करूंगी और 2 से 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख कर आऊंगी। आप देखो कितने साफ सुथरे तरीके से मेरा पूरे का पूरा पेज भरा जा सकता है सिर्फ इतनी सी चीज से। ठीक है, ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ना, क्योंकि हेडिंग जहां पर है, आप हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर रहे हो, वो आपका काफी पार्ट तो खाली भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम है तो क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पर जो है अपनी लाइन खींच के आ सकते हो। अगर क्वेश्चन के नीचे सिर्फ 1 से 2 लाइन से बच रही हैं, या लेट्स से 3-4 लाइंस मैक्सिमम अगर बच रही हैं, तो उस क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन को अगले पेज से स्टार्ट करो। इसके नीचे अगले क्वेश्चन को शुरू आप नहीं करोगे, अगले क्वेश्चन को अगले पेज से आप शुरू करोगे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। सिमिलरली डिमोनेटाइजेशन का पूछा है, मैं सिमिलर तरीके से लिख कर आऊंगी, पहले मतलब, फिर पॉइंटर्स विद हेडिंग और फिर कंक्लूजन। अब मैं अगर बात करूं अपने क्या कहते हैं केस स्टडी की, तो उसकी अगली वीडियो में आएगा, केस स्टडी की मैं बात नहीं करूंगी। सिमिलरली स्टेट 3 प्रोटेक्टिव फीचर्स ऑफ सेबी। तो सबसे पहले मैं फिर से क्या करूंगी, आंसर नंबर 24 पार्ट 1, या पार्ट की जगह फिर से सॉरी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, फिर से अगर सेबी के बारे में पूछा है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सेबी का मतलब लिखने वाली हूँ कि सेबी क्या होता है। अगर आपको सारे फंक्शंस आते हैं तो यू कैन इवन मेक अ फ्लो चार्ट ओवर हियर कि सेबी के कौन से फंक्शंस होते हैं, उनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी आर एज फॉलोज। फिर से वही सेम पैटर्न कि पहले हेडिंग लिखोगे, हेडिंग को अंडरलाइन करोगे, फिर 2 से 3 लाइन में उसकी आप जो है एक्सप्लेनेशन देने वाले हो, एंड लास्ट में आप जो है कंक्लूजन लिख के आने वाले हो। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, कि डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट ऑन एनी 3 बेसिस, देखो इस क्वेश्चन ने तो साफ साफ बोल दिया बेसिस हमें चाहिए, लेकिन अगर इसने नहीं भी बोला तो भी मैं हमेशा जो है बेसिस लिख के आने वाली हूँ अपने पेपर में, नो मैटर क्वेश्चन ने मुझे पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, देखो बेसिस डिफरेंस में लिखूंगी कैसे। तो डिफरेंस लिखने के लिए मैं सबसे पहले जो है एक बॉक्स बनाऊंगी, मैं हमेशा जो है एक चार्ट की फॉर्म में डिफरेंस को लिख के आऊंगी, मैं कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में डिफरेंस को नहीं लिख कर आऊंगी। सबसे पहले हमारे यहाँ पे होगा बेसिस, फिर मेरा आ जाएगा मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट। अब एक और चीज समझो, बच्चे क्या करते हैं, एनी 3 बेसिस है, कुछ भी जो भी पॉइंट आता है, कोई भी फीचर हो या एग्जांपल हो, कुछ भी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, एनी 3 बेसिस बोला है, बट स्टिल हमें एक बेटर प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं हमेशा क्या करूंगी, मेरा सबसे पहला बेसिस हमेशा मीनिंग होने वाला है, मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, मीनिंग ऑफ एनी अदर थिंग। उसके बाद जो भी आपको अच्छे फीचर्स आते हैं आप वो लिख सकते हो, अगर कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को जरूर लिख कर आओगे। ठीक है, तो डिफरेंस को हमेशा टेबल की फॉर्मेट में लिखना है, हमेशा बेसिस लिखना है, और हमेशा पहला पॉइंट मीनिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल आता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगले हमारे पास आएंगे हमारे 4 मार्कर क्वेश्चन। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 4 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दोनों में और है। फिर से सबसे पहली चीज मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लिखूंगी। अब एक चीज समझो, ये 4 नंबर पे आ गया। ठीक है, अभी तक हमारा 3 नंबर चल रहा था, तो मैं आपको नहीं बोल रही थी कि हर एक में फ्लोचार्ट बनाओ, अब 4 नंबर की बात आ गई। 4 नंबर में आप हमेशा ट्राई करोगे कि आप एक पेज तक लिख कर आओ। ठीक है, फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है तो मैं क्या करूंगी, आंसर नंबर 26 ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2। और सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन की नहीं बल्कि आई विल ट्राई कि मैं 3 से 4 लाइन्स में मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, उसके बाद एज अ टॉपर मैं एक और चीज करूंगी जो अगर आपको आती है तो आप जरूर करो, कि देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक, इसमें आप फिर लिखोगे 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 से बढ़िया है आप यहां पर बनाओगे एक उसका चार्ट, जितनी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। एंड उसके बाद चार्ट के नीचे नंबर 1 एक्सप्लेन विद हेडिंग। नंबर 1 सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग लिखोगे, फिर उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। ऐसे ही आप नंबर 2 लिखोगे, नंबर 3 लिखोगे, 4 पूछे तो आप 4 के 4 लिखोगे। अगले पेज पे जाके जहां पर भी आपका आंसर एंड होता है, प्लीज हमेशा कंक्लूजन लिख के आओगे। अगेन दिस इज एक तरीके से मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन और है कंक्लूजन लिखकर आई हूँ। तो देखो कंक्लूजन में कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लिखना है, सेम वही चीजें जो आपने ऊपर लिखी हैं, सेम वही चीजें लिखनी है। हेंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड A B C D E। Hence we can see from the above pointers that management includes the following characteristics like A B C D E। 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन बनाऊंगी, पर मैं जरूर बनाऊंगी। ठीक है, अगेन अगर 2 से 3 लाइन ही नीचे बचती है तो हमेशा आप अपने अगले क्वेश्चन को अगले पेज से शुरू करोगे, सेम पेज से क्वेश्चन को शुरू नहीं करोगे। देखो अगर कई बार जैसे ऐसा है
कि मेरा जो पिछला आंसर था वो यहाँ पे एंड हो गया, तो मैं अगले आंसर को यहाँ से शुरू कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पिछला आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं अगले आंसर को हमेशा अगले पेज से शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। अगेन आपको थोड़ा सा साफ सुथरा प्रेजेंटेशन ही बना करके देता है, ठीक है। अगली बात करें डिफरेंस की है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिफरेंस मैंने बता दिया, बेसिस लिखोगे, सबसे पहले मीनिंग लिखोगे, टेबुलर फॉर्म में लिख कर आओगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। अगेन देखो, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मुझसे क्वेश्चन ने नहीं पूछा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मुझसे क्वेश्चन ने ये भी नहीं पूछा और कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला है 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो मैं ऊपर स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करूंगी, वर्किंग कैपिटल की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, चार्ट बना के आने वाली हूँ कि वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में मैं बताने वाली हूँ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और क्रेडिट कैसे अफेक्ट करता है, और उसके बाद मैं नीचे कंक्लूजन लिखकर आने वाली हूँ। तो ओवरऑल क्या समझ आया हमें? सबसे पहली चीज आंसर, आंसर के साथ सबसे पहली चीज लिखोगे कौन सा ऑप्शन नंबर आप कर रहे हो, 1 और 2। फिर सबसे पहले मतलब डेफिनेशन अपनी लाइन में, अपनी लैंग्वेज में हो सकती है, जिस भी चीज का मतलब पूछा गया है। उसके बाद उस चीज से रिलेटेड आप बनाओगे फ्लो चार्ट, जो भी चीज आती है, जैसे इसमें मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, फ्लो चार्ट बनाऊंगी 3 से 4 5 जितनी भी चीजें मुझे आती है मैं वो लिखूंगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगी वेरियस फैक्टर्स, फैक्टर्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। उसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी, फिर से पॉइंट 1 पॉइंट 2 एक्सप्लेन करूंगी, कंक्लूजन लिखूंगी, अगले पेज पे जाऊंगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 2 है तो आई थिंक वो भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर आपकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है। केस स्टडी के लिए अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। लास्टली हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 2 में से, विच इज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर से अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं, अब क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ एक पेज से भी यहाँ पर जो है कंफाइन नहीं रह सकती, मुझे जो है 1.5 से 2 पेज जितना भी मैं लिख सकती हूँ लिखूंगी, ठीक है। अब बोलोगे बहुत ज्यादा है, तो नहीं है बहुत ज्यादा, आपको फ्लो चार्ट बनाओ, आधा पेज तो आराम से आपका भर सकता है, ठीक है। फिर से आंसर 31, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एफडब्ल्यू टेलर थे जिन्होंने हमें ये टेक्निक्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, 4, 5, 6 लाइंस तो मैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में लिखने वाली हूँ। उसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। एक फ्लो चार्ट मैं यहाँ पर बनाकर आने वाली हूँ। अच्छा, फ्लो चार्ट कैसे आप बनाओगे, देखो अगर किसी को उसमें डाउट है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में 3 से 4 5-6 लाइंस में एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल राइट द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन आर, यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 1 होगा, मैं उसको इस तरीके से स्क्वायर में बना दूंगी, स्क्वायर, फिर से सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, बॉक्स, 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 ठीक है। यहाँ पे मेरी जो है सारी की सारी मैं टेक्निक्स लिखने वाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर 1 टाइम स्टडी, टाइम स्टडी मेरी हो गई हेडिंग, नीचे डालूंगी इसके नीचे डबल डैश और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ से मेरा होगा देखो टाइम स्टडी शुरू, 4 से 5 लाइन में मैं देखो टाइम स्टडी को एक्सप्लेन करूंगी। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो टाइम स्टडी है वो अपने आप में 2 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने ये जो ऊपर वाला सारा लिखा है ये तो ठीक है, बट टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज और मोशन स्टडी तीनों अपने आप में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तीनों को यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे मैंने पीछे बोला था कि हर पॉइंट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करो, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली 3 चीजें पूछी है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें पता है हर पॉइंट 2 नंबर का है, तो मैं हर एक पॉइंट को एटलीस्ट 4, 5, 6 लाइन्स में एक्सप्लेन करूंगी। टाइम स्टडी को हर एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, एक और चीज याद रखना जो मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे शुरू में सबसे पहले एक लाइन आप खींचोगे, जो कि आई थिंक पता ही होगा आप सबको कि एक सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं। लाइन क्यों खींचते हैं? क्योंकि इस लाइन से पीछे आप लिखोगे अपना आंसर नंबर और अपनी ऑप्शन नंबर। तो लाइन खींच के आना और लाइन के उधर उधर ही अपने सारे आंसर्स आप लिखने वाले हो, ठीक है। तो सिमिलर तरीका आपका यहाँ पे रहेगा। टाइम स्टडी तीनों को आप एक्सप्लेन करोगे, नीचे लिखोगे आप कंक्लूजन। बहुत साफ सुथरा क्लीन वे में आपका 2 पेज का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज आप जरूर याद रखोगे, क्या कि पहले हमने इंट्रो बनाई, चार्ट बनाया, हेडिंग्स बनाई, उसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो उस एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ढूंढ के साथ एक
जैसे कि हाथ में पेन तो हो गई, साथ में पेंसिल जरूर रखना। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो भी आपको लग रहा है उसको साथ के साथ अंडरलाइन करते रहो। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है साथ के साथ उसको अंडरलाइन करते रहो, क्योंकि ट्रस्ट मी आपकी टीचर कभी भी आपका पैराग्राफ नहीं पढ़ेगी। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो टीचर अच्छे नंबर दे देगी, बट अलॉन्ग विद दैट अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया तो आप मतलब समझो आपको 6 on 6 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे आपकी पूरी आंसर में शायद आपने कुछ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं भी लिखी होंगी, बट अंडरलाइन कर दिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो आपने पता है क्या किया है, अपने टीचर का फोकस डाल दिया सिर्फ उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। अब टीचर आगे पीछे वाला पढ़ेगा ही नहीं। अब टीचर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन को देखेगा, टाइम स्टडी हेडिंग को देखेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेगा। बाकी आगे पीछे आपने कुछ भी लिखा है टीचर की उस पर नजर नहीं जाने वाली है। आपने टीचर को खुद दिखा दिया कि देखो मैम आप सिर्फ यही देखो और कुछ मत देखो। समझ रहे हो? तो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करके आओगे हर एक क्वेश्चन में, चाहे 3 नंबर का है चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं खत्म। अच्छा, ये क्लास हमारे पास क्वेश्चन रह गया, गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अगेन बिल्कुल सेम तरीके से आप करके आओगे, पहले ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका चार्ट बनाओगे, फिर जो जो हमें चीजें पूछी गई हैं, फॉलोइंग मेथड्स, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप, उनके बारे में आप डिटेल में लिखकर आओगे। अब यहाँ पर एक चीज समझो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, बच्चे क्या करेंगे, अप्रेंटिसशिप पढ़ लेंगे, इंटर्नशिप पढ़ लेंगे, बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग भी बोला है। और कई बच्चे ट्रेनिंग को एक्सप्लेन ही नहीं करके आएंगे कि ट्रेनिंग क्या है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन ने क्या क्या एग्जैक्ट पूछा है। 3 चीजें पूछी है, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, तीनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो तीनों चीजों को सेम बिल्कुल सेम तरीके से आप एक्सप्लेन करके आओगे। 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन करोगे और उसके अलावा लिखोगे देयर आर टोटल 5 functions of management out of which the 4th function of management is directing, which means ABCD, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, फ्लो चार्ट के बाद एक्सप्लेन द 4 जो भी हमारे 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है। द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज एज फॉलोज 1 2 3 4 विद हेडिंग विद अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, BST से रिलेटेड, किसी भी चीज से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी भी चीज पे अगली वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग टिप्स के साथ, इकोनॉमिक्स के PYQ के साथ एंड बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।